हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये इरोडोप सीरीज का लेक्चर 41 है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग इरोडोप की 2.21 और 2.26 टू 2.34 तीन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं 2.21 पे। इस पे तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है और अंडर व्हाट प्रेशर कहता है, डेंसिटी इतनी हो और टेम्परेचर ये दिया हुआ है। आइडियल गैस के लिए भी करना है और वंडरवॉल गैस के लिए भी करना है, लेकिन ये वाला पार्ट तुम छोड़ सकते हो बिकॉज ये आईटी जेई में नहीं है। तो तुम सिर्फ आइडियल गैस के लिए कर लो, बस हो गया। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। एक बात बताओ, रो इक्वल टू पीएम ओवर आरटी होता है। इसका मतलब ये आइडियल गैस के लिए होता है ना। इसका मतलब P इक्वल टू रो आर टी बाई एम। अब आप ये देखो कि आपको रो दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, एम दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपको रो आर टी और एम ये सब नोन है ना। तो प्रेशर निकाल लेना बस, हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। रो इक्वल टू पीएम ओवर आरटी पे बेस्ड है आइडियल गैस के केस में। वंडरवॉल हमारे उसमें है नहीं, तो उसको छोड़ सकते हो आप। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आपको ये दिखाना है कि एक रूम में इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, प्रोवाइडेड आउटसाइड प्रेशर P इज कांस्टेंट और P इज इक्वल टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर रूम्स का वॉल्यूम 40 मीटर क्यूब दिया हुआ है तो तुम्हें वो इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। सुनो, एक रूम है, इसमें ऑब्वियस सी बात है विंडोज भी होंगी और ये सब ओपन है। इसका मतलब रूम का और आउटसाइड द रूम प्रेशर कांस्टेंट है। और ये पी नॉट दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि रूम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होगी वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगी। और अगर रूम का वॉल्यूम दे रखा है तो फिर वो वैल्यू भी निकालनी कि कितनी होगी। अच्छा, तुमने अभी तक ये पढ़ा होगा ना कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि यार ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कैसे होगी, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। तो आप ये बताओ कि U का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NF/2 RT। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल होते हैं और F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। नहीं है, F यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अब आप ये देखो कि NRT, इसको मैं PV भी लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये हो गया F/2 PV। अब आप ये देखो कि P कांस्टेंट है और वो P नॉट है और V कांस्टेंट है और मेरे ख्याल से वो 40 मीटर क्यूब दिया हुआ है। और
डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको हम लोग एयर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम डायटोमिक ले लेते हैं बेटा। तो डायटोमिक में तुम जानते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो गई। और जरा ये देखो F/2 PV, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ना, ये है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये आ गई, बस हो गया। अब तुम लेकिन मेरे से सोच सकते हो कि ऐसे जादू क्या हो गया, मतलब पहला वाला जो एग्जाम, पहले वाली जो इक्वेशन लिखी है उसमें तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रहा है और दूसरे वाले पे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो रहा है। ये तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है जो है। उसके पीछे रीजन क्या है ना, देखो कि अगर मान लो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रूम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और विंडोज ओपन है, अब रूम के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, रूम के बाहर प्रेशर कम हो गया, तो अंदर से कुछ गैस बाहर चली जाएगी ताकि दोनों जगह प्रेशर सेम रहे। इसका मतलब अगर रूम के अंदर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वहां नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, इसका मतलब N/T, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे एक अगर पूरा कमरा बंद होता बेटा जो है, अगर ये कमरा बंद होता तो मैं कह सकता था कि यहां पे U प्रोपोर्शनल T है, बिकॉज यहां पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू फिक्स है। लेकिन अगर रूम ओपन है, तो फिर जब आप कमरे के अंदर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां प्रेशर बढ़ जाएगा और बाहर प्रेशर कम है, तो इसका मतलब अंदर की कुछ गैस बाहर चली जाएगी ताकि दोनों जगह प्रेशर बैलेंस रहे, यूनिफॉर्म रहे, सेम रहे। तो एक तरीके से कमरे के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, या N/T की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये इसका रीजन था, बस। उसके बाद वैल्यू रख लेना, तो वहां से तुम्हें U की वैल्यू पता चल जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी तुमने कई सारी बुक्स में देखा होगा, कंसेप्ट बता दे रहा हूं। इसके अंदर एक गैस है, इसका मॉलिक्यूलर मास m है और Cp/Cv इसकी वैल्यू गामा दे रखी है, और ये V से जा रहा था और सडनली रोक देते हो, सडनली स्टॉप। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में भी 2 बार आ चुका है बेटा, अलग अलग फॉर्म में। इसको सडनली रोक देते हो तो इसके अंदर डेल्टा टी में कितने का चेंज आएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा कि जो ½ mv² एनर्जी थी गैस मॉलिक्यूल्स के पास, जैसे तुम कंटेनर को रोकोगे तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चला जाएगी, बस हो गया। समझ में आ रही बात। गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² थी, जैसे ही आप कंटेनर को रोकते हो तो वो पूरी की पूरी किस में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। इसका मतलब इक्वेशन ये बनाते हो, ½ mv² इक्वल टू डेल्टा U, और डेल्टा U तुम जानते होगे NCV डेल्टा T होता है, और यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास होती है, और CV की वैल्यू R/γ-1 के इक्वल होती है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा मास ऑफ द गैस तो हो जाएगा कैंसिल। अब तुम डेल्टा टी निकाल लेना। आईआईटी में 2 बार आ चुका है, करीब करीब हर बुक में क्वेश्चन होता है। जैसे ही आप कंटेनर को रोकोगे तो गैस मॉलिक्यूल के पास जो ½ mv² एनर्जी थी वो पूरी की पूरी किस में चली जाएगी, इंटरनल एनर्जी में। तो उसको तुमने रख दिया NCV डेल्टा टी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
इसमें देखो क्या है, थर्मली इंसुलेटेड 2 वेसल्स हैं, थर्मली इंसुलेटेड है, ध्यान रखना, थर्मली इंसुलेटेड 2 वेसल्स हैं। इसमें P1 V1 T1 दिया हुआ है और इसमें P2 V2 T2 दिया हुआ है। जब कनेक्ट करते हो और उसमें एयर है, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में एयर है, जब तुम इनको कनेक्ट करते हो तो फाइनल में जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जगह पे सेम हो जाएंगे। तो वो कॉमन टेम्परेचर कितना होगा और कॉमन प्रेशर कितना होगा, ये तुम्हें निकालना है। समझ में आ गया? 2 चैम्बर्स हैं, उसमें एयर भरी हुई है, P1 V1 T1 इक्वल टू और P2 V2 T2 में। जब तुम दोनों को कनेक्ट करोगे तो जब सब स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगा तो कॉमन टेम्परेचर कितना होगा और कॉमन प्रेशर कितना होगा। तो तुम्हें सिंपली ये करना है, एक तो नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करना है, N1 प्लस N2 इनिशियल इक्वल टू N1 प्लस N2 फाइनल। N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, ध्यान रखना। अब N1 कितना है देखो, P1 V1 अपॉन RT1, ये आ गया P2 V2 अपॉन RT2। N1 कितना हुआ, ध्यान से देखना बेटा, जो PV1 अपॉन RT और ये आ गया फाइनल में PV2 अपॉन RT। एक तो इक्वेशन ये आ गया। अब सुनो, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं दोनों में कंबाइंड, तो Q टोटल इक्वल टू W टोटल प्लस डेल्टा U टोटल होगा ना, ये होगा। अब Q टोटल 0 है बिकॉज थर्मली इंसुलेटेड है और W टोटल भी 0 होगा। रीजन बताता हूं कि अगर एक गैस पॉजिटिव वर्क करेगी तो दूसरी गैस उतना ही फिर नेगेटिव वर्क कर देगी। और डेल्टा U टोटल को तुम लिख सकते हो डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2। इसका मतलब एक तरीके से दूसरी इक्वेशन ये बन गई डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब डेल्टा U का क्या फॉर्मूला जानते हैं? डेल्टा U का जानते हैं NCV डेल्टा T। इसका मतलब ये कुछ ऐसे बना N1 CV डेल्टा T1 प्लस N2 CV डेल्टा T2, ये 0 आएगा। अच्छा, मैंने दोनों में CV इसलिए लिया है बिकॉज दोनों में एयर फिल है, तो CV दोनों में कॉमन होगा तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब एक इक्वेशन बन गई N1 डेल्टा T1 प्लस N2 डेल्टा T2, ये 0 आ गया। अब वैल्यू रख देते हैं। N1 हमने कितना लिखा था बताओ, जो है N1 लिखा था P1 V1 अपॉन RT1। डेल्टा T1 कितना हुआ, T माइनस T1। डेल्टा T हमेशा T फाइनल माइनस T इनिशियल होता, इसी टाइप से, प्लस P2 V2 अपॉन RT2 और डेल्टा T2 कितना हो गया, T माइनस T2।
इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, और अननोन हमारे कौन कौन से थे? टी और पी अननोन थे। क्यों? टी और पी अननोन थे, तो यहां से तुम टी और पी फाइंड कर लो। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि अगर दो कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो जो थर्मली इंसुलेटेड है, तो उसमें मेनली कौन कौन सी इक्वेशंस लगती हैं? एक तो लगेगी नंबर ऑफ मोल्स को तुम फिक्स करोगे, और दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा लोगों के सब, मैंने आपको बताया डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 वो 0 होना चाहिए, तो दूसरी इक्वेशन वो अप्लाई होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सील्ड वेसल है और वॉल्यूम ये दे रखा है, और इसको कूल करते हो तुम। एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, और हीट लॉस्ट बाय गैस निकालना है। सुनो, सील्ड वेसल का मतलब हो गया वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब आइसोकोरिक है। और हाइड्रोजन दे रखी है, ध्यान रखना। तो आइसोकोरिक में W तो हो जाएगा 0, तो Q और डेल्टा U वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? ये Q और डेल्टा U क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब आप ये देखो, डेल्टा U इसको हम लिख सकते हैं N CV डेल्टा T, ठीक है ना? N CV डेल्टा T। अब हाइड्रोजन को तुम लोगे डायटोमिक, और डायटोमिक का होता है 5/2 R CV, और डेल्टा टी तुम लोगे, कूल दे रखा है, ध्यान रखना बेटा, जो है कूल दे रखा है, तो इसको लोगे -55। अब आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसका मतलब पी वी अपॉन आर टी, बस हो गया। अब ये तुम्हें देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रखी है, तुम्हें दे रखा ना, ये स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी प्रेशर होता है, वॉल्यूम दे ही रखा है तुम्हें, वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, वो वैल्यू आप रखते हैं ना, बस हो गया। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसको पुट कर देना, तो यहाँ से तुम्हारा क्यू निकल जाएगा, बस हो गया। समझे ना? क्यू नेगेटिव आएगा, अगर तुम देखोगे क्यू और डेल्टा यू दोनों के दोनों निगेटिव आएंगे, नहीं है? अगर आप देखोगे क्यू एंड डेल्टा यू दोनों नेगेटिव आएंगे, और वो आएंगे -0.25 किलो जूल, -0.25 किलो जूल। अब डेल्टा यू के निगेटिव आने का मतलब तो होता है टेम्परेचर कम हो रहा है, और क्यू के निगेटिव आने का मतलब ये होता है कि हीट लॉस हो रही है। तो इसका मतलब हीट लॉस, उसको हम लिखेंगे 0.25 किलो जूल लिखेंगे, बस हो गया। अगर तुम देखोगे यहाँ पे हीट लॉस कितना लिखेंगे हम, हीट लॉस लिखेंगे 0.25 किलो जूल, ये लिखेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वेसल क्लोज्ड है, इसका मतलब आइसोकोरिक है, तो W 0 हो गया, तो Q और डेल्टा U इक्वल होगा,
और वो एन सी बी डेल्टा टी होगा। एन को मैंने तुमसे कहा पी वी अपॉन आर टी से निकालना, वॉल्यूम दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो भी प्रेशर और टेम्परेचर होता है उसकी वैल्यू पुट कर देना। और Cv के लिए मैंने तुमसे कहा हाइड्रोजन गैस है जो डायटोमिक है, तो उसका Cv होता है 5/2R, और डेल्टा टी को रख देना -55 केल्विन। और यहां से मैंने तुमसे कहा Q और डेल्टा U दोनों निगेटिव आएंगे। डेल्टा U के निगेटिव होने का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है, और Q के निगेटिव होने का मतलब ये होता है कि हीट लॉस हो रहा है। तो वहां से हमने ये कहा कि हीट लॉस कितना आएगा, 0.25 किलो जूल इतना है। अब चलते हैं 26 नाइट्रोजन है, आइसोबारिक है, और वर्क दिया हुआ है, तो तुम्हें हीट निकालनी है। आइसोबारिक ना ध्यान रखना, आइसोबारिक। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। Q की जो वैल्यू होती है वो एन सी पी डेल्टा टी होती है, और आइसोबारिक में जो W होता है वो एन आर डेल्टा टी होता है। बस केवल ये यूज करना है तुम्हें आइसोबारिक में। दोनों को डिवाइड कर दो, एन डेल्टा टी कैंसिल हो गए। अब चलते हैं Cp में। नाइट्रोजन डायटोमिक है, तो डायटोमिक का Cp तुमने पढ़ा होगा 7/2R होता है, 7/2R होता है। तो यहाँ से Q अपॉन W की वैल्यू तुम्हें दिख रही होगी 7/2 आ रही होगी, नहीं है, Q अपॉन W की वैल्यू 7/2 आ रही होगी। या कह सकते हो Q की जो वैल्यू आ रही है वो 7/2 इंटू W आ रही है, और W बाय द वे तुम्हें कितना दे रखा है, 2 जूल। तो इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू होगी 7 जूल। ये आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, आइसोबारिक के फॉर्मूले मालूम होने चाहिए तो अपने आप आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट चलते हैं 27। आइसोबारिक हीटिंग है, 1 मोल दिया हुआ है, और हीटिंग है 72 केल्विन, और ये 1.6 किलो जूल हीट ले रहा है। तो एक तो वर्क निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, और गामा की वैल्यू निकालनी है। गामा निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, डब्ल्यू निकालना है। दोबारा देख लो, आइसोबारिक प्रोसेस है, 1 मोल गैस के दिए हुए, डेल्टा टी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो तुम्हें गामा निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, और डब्ल्यू निकालना है। आइसोबारिक है, ध्यान रखना बेटा जो है। एक बात बताओ, क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी होती है। अब एन तो है 1 और डेल्टा टी है 72 Cp। ये तुम जानते हो कि Cv प्लस R होता है, और Cv की वैल्यू R अपॉन गामा -1 होती है। अब आप ये देखो, इसमें सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे Q भी दे रखा है ना। अगर देखोगे तो Q की वैल्यू 1.6 किलो जूल है। केवल गामा अननोन है, बस हो गया। अगर इसमें देखोगे R की वैल्यू भी तुम्हें मालूम होती है, तो केवल गामा अननोन है, तो फाइंड गामा कर लो, बस हो गया। फाइंड गामा, और ये गामा बाय द वे कितना आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइसोबारिक में जो Q होता है वो NCP डेल्टा T होता है। N यहाँ पे 1 दिया हुआ है, डेल्टा T यहाँ पे 72 केल्विन दिया हुआ है। Cp की वैल्यू Cv प्लस R होती है, और Cv की वैल्यू R अपॉन गामा -1 होती है। बाकी सारी चीजें मालूम है एक्सेप्ट गामा, तो वहां से गामा निकाल।
अब डेल्टा यू और डब्ल्यू में आ जाओ। क्यू की वैल्यू तो हो गई एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू एन सी बी डेल्टा टी होती है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो एन डेल्टा टी तो हो गया कैंसिल, और सीपी अपॉन सीवी गामा हो गया। इसका मतलब डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो क्यू अपॉन गामा आ जाएगी, बस हो गया। और क्यू हमारा था 1.6, यही था मेरे ख्याल से, हाँ 1.6 किलो जूल, और गामा भी हमने 1.6 निकाल लिया है। तो इसका मतलब, सॉरी किलो जूल नहीं, ओनली 1.6। इसका मतलब गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, सॉरी डेल्टा यू की वैल्यू, इसका मतलब डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 किलो जूल आ गई, बस हो गया। और लास्ट में तुम जानते हुए W की जो वैल्यू आती है वो Q माइनस डेल्टा U आती है। यहाँ पे Q था 1.6 और डेल्टा था 1, तो W कितना आ जाएगा, 0.6 किलो जूल, इतना आ जाएगा। तो आंसर्स देख लो, ये आ गया और ये आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आइसोबारिक में आपको फॉर्मूले मालूम होने चाहिए सारे के सारे। जैसे Q होता है एन सी पी डेल्टा टी, सी पी होता है सी वी प्लस आर, सी बी होता है आर अपॉन गामा माइनस 1, तो वहां से तुमने गामा निकाला। उसके बाद Q होता है एन सी पी डेल्टा टी, डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी, दोनों को डिवाइड करो तो वहां से फिर तुम्हारा कुछ ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टू मोल्स हैं, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, आइसोकरिकली कूल करते हो, प्रेशर 2 टाइम्स कम हो जाता है। फिर आइसोबारिक प्रोसेस करते हो, एक्सपेंड करते हो, और टेम्परेचर इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाता है, तो तुम्हें टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। दोबारा सुन लो, 2 मोल्स हैं किसी आइडियल गैस के, 300 केल्विन पे थे, आइसोकोरिकली कूल किया और प्रेशर 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया, मतलब हाफ रह गया। फिर आइसोबारिक प्रोसेस में एक्सपेंड किया और टेम्परेचर को दोबारा वहीं से ले आए, वहीं पे ले आए। तो टोटल प्रोसेस में तुम्हें हीट निकालना क्या है। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट प्रोसेस अगर मैं देखूं, आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक में तुम जानते हो कि V तो होता है कांस्टेंट और T प्रोपोर्शनल टू P होता है। अब तुमने प्रेशर को हाफ कर दिया तो टेम्परेचर भी हाफ रह जाएगा। इसका मतलब 150 रह जाएगा, 150 केल्विन। 300 से हाफ रह गया तो 150 केल्विन हो गया। तो इस प्रोसेस में जो Q1 होगा वो होगा एन सी बी डेल्टा टी, और एन यहां पे है 2, सी बी है, और डेल्टा टी क्या हुआ, 300 से 150 रह गया तो -150 हो गया। एक तरीके से ये -300 सीवी हो गया। ये तो हो गई पहली प्रोसेस में। अब चलते हैं दूसरी प्रोसेस में।
सेकेंड प्रोसेस में तुम टेम्परेचर को दोबारा वहीं ले जा देते हो, आइसोबारिक है, लेकिन आइसोबारिक है तो टेम्परेचर अगेन 150 केल्विन से वो फिर से 300 केल्विन तक चला जाता है। इसका मतलब अब के जो Q2 लिखोगे वो लिखोगे NCP डेल्टा T, N होगा 2, CP को एज इट इज रहने दो, लेकिन अब के डेल्टा T प्लस 150 होगा, तो ये 300 CP आ गया। एक है -300 CB और एक है 300 CP। तो मैं अगर Q टोटल करूं तो वो Q1 प्लस Q2 होगा, और उसमें 300 तुम्हें दिख रहा होगा कॉमन आ रहा है, और CP माइनस CV आ रहा होगा, और CP माइनस CV तुम जानते हो R, तो इसका मतलब Q टोटल की वैल्यू 300 R आ जाएगी। तो आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू पुट करते ना, तो वहां से तुम्हें Q नेट पता चले। R की वैल्यू 8.31 पुट कर दोगे ना, तो तुम्हारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहली प्रोसेस आइसोकोरिक है और वहां पे डेल्टा T -150 है, और दूसरी प्रोसेस आइसोबारिक है, तो वहां पे डेल्टा T प्लस 150 है, और इसमें तुम्हें नेचर ऑफ गैस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज CP माइनस CB फाइनल में ये आ रहा है, और उसको आप किसके इक्वल रख दोगे, R के इक्वल रख दोगे, तो नेचर ऑफ गैस की रिक्वायरमेंट तुम्हें नहीं थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। गामा ऑफ द मिक्सचर निकालना है। 2 मोल्स ऑक्सीजन के हैं और 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तुमने ना डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बेटा। अच्छा, इसका आंसर तुम्हें रॉन्ग दिया था इरोडोब में। इरोडोब का जो ओरिजिनल आंसर था, आई थिंक ओरिजिनल आंसर मुझे याद आ रहा है, वो रॉन्ग था बेटा। तो मेरे ख्याल से तुमने मिक्सचर के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। N1 प्लस N2 अपॉन गामा -1 इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1। ये फॉर्मूला होता है मिक्सचर के लिए। तो इसमें तुम्हें गामा निकालना है ना, अगर देखोगे तो गामा निकालना है। N1 है 2 मोल्स, N3 है, सॉरी N2 है 3 मोल्स। गामा 1 ऑक्सीजन का है, इसका मतलब डायटोमिक। तो डायटोमिक का तुम जानते हो 7/5 या 1.4 होता है। और गामा 2 कार्बन डाइऑक्साइड का है, पॉली एटॉमिक कह लो, और इसका 4/3 या 1.33 होता है। तो बस यहाँ से वैल्यू रखते ना, वो आ जाएगा। तो सिंपल सा है कि मिक्सर में गामा निकालने का एक ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला मैंने अपनी किताब में ड्राइव वगैरह भी किया हुआ है, तुमने देखा भी होगा। इसको जरूर देख लेना बेटा, मिक्सर का ये हो गया।
अब चलते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तुम्हें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज निकालनी है, छोटा CV, छोटा CV और मिक्सर के लिए, जिसमें 7 ग्राम नाइट्रोजन है और 20 ग्राम आर्गन है। तो सुनो, मैं कुछ फॉर्मूले टाइप करता हूं। जैसे एक तो होती है ना मोलर हीट कैपेसिटी, कैपिटल C, और एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल c। अब C क्या होता है? Q अपॉन N डेल्टा T होता है ना, और N को मैं कितना लिख सकता हूं? Q अपॉन M अपॉन M डेल्टा T, और ये हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T इंटू कैपिटल N। और मेरे ख्याल से Q अपॉन स्मॉल m डेल्टा T ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, तो ये बन गया C इंटू M। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? तो C अपॉन बड़ा C, हाँ, अपॉन M, ये बन गया। तो इस रिलेशन को मैं यूज करूंगा, ठीक है ना, इस रिलेशन को यूज करूंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें CV निकालना है, ध्यान से देखना, CV निकालना है, तो ये हो जाएगा मिक्सचर का CV अपॉन मिक्सचर का M। और मिक्सचर के CV का तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। और इसी टाइप से मिक्सचर के मॉलिक्यूलर मास का भी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2। तो यहां से N1 प्लस N2 तो कैंसिल हो जाएगा, चलो। तो फाइनली मिक्सचर का जो CV बना वो क्या बना बेटा? देखो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 M1 प्लस N2 M2। अब वैल्यू रख लेना, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स, CV ऑफ इंडिविजुअल गैस एंड सो ऑन, उसका रख लेना। इसी टाइप से मिक्सर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP अगर निकालोगे सिमिलरली, तो फिर ये हो जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 M1 प्लस N2 M2। अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना, मॉलिक्यूलर मास रखना, और अलग अलग गैस का CV1 और CV2, CP1 और CP2 रखना, ये तुम्हारा काम है। इसको रख लेना तो यहाँ से आ जाएगा। तो बस मेन तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना कि जो C होता है वो मॉलिक्यूलर मास इनटू स्मॉल c होता है। इसका मतलब स्मॉल c इक्वल टू कैपिटल C अपॉन M, ये हो गया। और जो बड़ा C है वो मोलर हीट कैपेसिटी है, और जो छोटा c मैंने दिखाया हुआ है वो स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट यूनिट मास के लिए डिपेंड होती है, और जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो 1 मोल के लिए डिपेंड होती है, वो भी ध्यान रखना। तो हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ, और अगले लेक्चर में हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे।
सो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।